मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। फिर एक बार आज मुझे मन की बात करने का अवसर मिला है। मेरे लिए मन की बात ये कर्मकांड नहीं है। मैं स्वयं भी आपसे बातचीत करने के लिए बहुत ही उत्सुक रहता हूँ और मुझे खुशी है कि हिंदुस्तान के हर कोने में मन की बातों के माध्यम से देश के सामान्य जनों से मैं जुड़ पाता हूँ। मैं आकाशवाणी का भी इसलिए भी आभारी हूँ कि उन्होंने इस मन की बात को शाम को 8 बजे प्रादेशिक भाषाओं में प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो लोग मुझे सुनते हैं वे बाद में पत्र के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, माई गॉव वेबसाइट के द्वारा, नरेंद्र मोदी ऐप के द्वारा अपनी भावनाओं को मेरे तक पहुंचाते हैं। बहुत सी आपकी बातें मुझे सरकार के काम में मदद करती हैं। जनहित की दृष्टि से सरकार कितनी सक्रिय होनी चाहिए, जनहित के काम कितने प्राथमिक होने चाहिए, इन बातों के लिए आपके साथ का मेरा ये संवाद, ये नाता बहुत काम आता है। मैं आशा करता हूं कि आप और अधिक सक्रिय होकर के लोक भागीदारी से लोकतंत्र कैसे चले, इसको जरूर बल देंगे। गर्मी बढ़ती ही चली जा रही है। आशा करते थे कुछ कमी आएगी, लेकिन अनुभव आया कि गर्मी बढ़ती ही जा रही है। बीच में ये भी खबर आ गई कि शायद मानसून एक सप्ताह विलंब कर जाएगा, तो चिंता और बढ़ गई। करीब करीब देश का अधिकतम हिस्सा गर्मी की भीषण आग का अनुभव कर रहा है। पारा आसमान को छू रहा है। पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, हर कोई परेशान है। पर्यावरण के कारण ही तो समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। जंगल कम होते गए, पेड़ कटते गए और एक प्रकार से मानव जात ने ही प्रकृति को विनाश करके स्वयं के विनाश का मार्ग प्रशस्त कर दिया। 5 जून पर्यावरण दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है। पूरे विश्व में पर्यावरण के लिए चर्चाएं होती हैं, चिंता होती है। इस बार यूनाइटेड नेशंस ने विश्व पर्यावरण दिवस पर जीरो टॉलरेंस फॉर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इसको विषय रखा है। इसकी तो चर्चा होगी ही होगी, लेकिन हमें तो पेड़ पौधों की भी चर्चा करनी है, पानी की भी चर्चा करनी है। हमारे जंगल कैसे बढ़े, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन हिमालय की गोद में जंगलों में जो आग लगी, आग का मूल कारण यही था कि सूखे पत्ते और कहीं थोड़ी सी भी लापरवाही बरती जाए तो बहुत बड़ी आग में फैल जाती है। और इसलिए जंगलों को बचाना, पानी को बचाना, ये हम सबका दायित्व बन जाता है। पिछले दिनों मुझे जिन राज्यों में अधिक सूखे की स्थिति है, ऐसे 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विस्तार से बातचीत करने का अवसर मिला। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। वैसे तो सरकार का जैसे परंपरा रही है, मैं सभी सूखा प्रभावित राज्यों की एक मीटिंग कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने हर राज्य के साथ अलग मीटिंग की। एक एक राज्य के साथ करीब करीब 2-2, ढाई घंटे बिताए। राज्यों को क्या कहना है उनको बारीकी से सुना। आमतौर पर सरकार में भारत सरकार से कितने पैसे गए और कितनों का खर्च हुआ, इससे ज्यादा बारीकी से बात नहीं होती है। हमारे भारत सरकार के भी अधिकारियों के लिए भी आश्चर्य था कि कई राज्यों ने बहुत ही उत्तम प्रयास किए हैं। पानी के संबंध में, पर्यावरण के संबंध में, सूखे की स्थिति को निपटने के लिए, पशुओं के लिए, असरग्रस्त मानवों के लिए, और एक प्रकार से पूरे देश के हर कोने में किसी भी दल की सरकार क्यों न हो, ये अनुभव आया कि इस समस्या की लंबी अवधि की परिस्थिति से निपटने के लिए परमानेंट सॉल्यूशंस क्या हो, कायमी उपचार क्या हो, उस पर भी ध्यान था। एक प्रकार से मेरे लिए वो लर्निंग एक्सपीरियंस भी था। और मैंने तो मेरे नीति आयोग को कहा है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको सभी राज्यों में कैसे ले आया जाए,
उस पर भी कोई काम होना चाहिए। कुछ राज्यों ने, खास करके आंध्र ने, गुजरात ने टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया है। मैं चाहूँगा कि आगे नीति आयोग के द्वारा राज्यों के ये जो विशेष सफल प्रयास है उसको हम और राज्यों में भी पहुँचाएं। ऐसी समस्याओं के समाधान में जन भागीदारी एक बहुत बड़ा सफलता का आधार होती है और उसमें अगर परफेक्ट प्लानिंग हो, उचित टेक्नोलॉजी का उपयोग हो और समय सीमा में व्यवस्थाओं को पूर्ण करने का प्रयास किया जाए, उत्तम परिणाम मिल सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। ड्राउट मैनेजमेंट को लेकर के, वाटर कंजर्वेशन को लेकर के, बूंद बूंद पानी बचाने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ पानी ये परमात्मा का प्रसाद है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं, कोई प्रसाद दे और थोड़ा सा भी प्रसाद गिर जाता है तो मन में क्षोभ होता है, उसको उठा लेते हैं और 5 बार परमात्मा की माफी मांगते हैं। ये पानी भी परमात्मा का प्रसाद है। एक बूंद भी बर्बाद हो तो हमें पीड़ा होनी चाहिए और इसलिए जल संचय का भी उतना ही महत्व है, जल संरक्षण का भी उतना ही महत्व है, जल सिंचन का भी उतना ही महत्व है। और इसीलिए तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइक्रो इरिगेशन, कम से कम पानी से होने वाली फसल। अब तो खुशी की बात है कि कई राज्यों में हमारे गन्ने के किसान भी माइक्रो इरिगेशन का उपयोग कर रहे हैं, कोई ड्रिप इरिगेशन का उपयोग कर रहा है, कोई स्प्रिंकलर का कर रहा है। मैं राज्यों के साथ बैठा तो कुछ राज्यों ने पैडी के लिए भी, राइस की जो खेती करते हैं, उन्होंने भी सफलतापूर्वक ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग किया है और उसके कारण उनकी पैदावार भी ज्यादा हुई, पानी भी बचा और मजदूरी भी कम हुई। इन राज्यों से मैंने जब सुना तो बहुत से राज्य ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत बड़े बड़े टारगेट लिए हैं। खास करके महाराष्ट्र, आंध्र और गुजरात, 3 राज्यों ने ड्रिप इरिगेशन में बहुत बड़ा काम किया है और उनकी तो कोशिश है कि हर वर्ष 2-2, 3-3 लाख हेक्टर माइक्रो इरिगेशन में जुड़ते जाएं। ये अभियान अगर सभी राज्यों में चल पड़ा तो खेती को भी बहुत लाभ होगा, पानी का भी संचय होगा। हमारे तेलंगाना के भाइयों ने मिशन भागीरथी के द्वारा गोदावरी और कृष्णा नदी के पानी का बहुत ही उत्तम उपयोग करने का प्रयास किया है। आंध्र प्रदेश ने नीरू प्रगति मिशन, उसमें भी टेक्नोलॉजी का उपयोग, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग का प्रयास। महाराष्ट्र ने जो जन आंदोलन खड़ा किया है उसमें लोग पसीना भी बहा रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं। जलयुक्त शिविर अभियान, सचमुच में ये आंदोलन महाराष्ट्र को भविष्य के संकट से बचाने के लिए बहुत काम आएगा, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। छत्तीसगढ़ ने लोक सुराज, जल सुराज अभियान चलाया है। मध्य प्रदेश ने बलराम तालाब योजना, करीब करीब 22,000 तालाब, ये छोटे आंकड़े नहीं है, इस पर काम चल रहा है। उनका कपिल धरा कूप योजना, उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान, कर्नाटक ने कल्याणी योजना के रूप में कुओं को फिर से जीवित करने की दिशा में काम आरंभ किया है। राजस्थान और गुजरात, जहां अधिक पुराने जमाने की बावरियां हैं, उसको जल मंदिर के रूप में पुनर्जीवित करने का एक बड़ा अभियान चलाया है। राजस्थान ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान चलाया है। झारखंड वैसे तो जंगल इलाका है, लेकिन कुछ इलाके हैं जहां पानी की दिक्कत है, उन्होंने चक डैम का बहुत बड़ा अभियान चलाया है। उन्होंने पानी रोकने की दिशा में प्रयास चलाया है। कुछ राज्यों ने नदियों में ही छोटे छोटे बांध बना करके 10-10, 20-20 किलोमीटर पानी रोकने की दिशा में अभियान चलाया है। ये बहुत ही सुखद अनुभव है। मैं देशवासियों को भी कहता हूं कि ये जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर हम तय करें, पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होने देंगे। अभी से प्रबंध करें, पानी बचाने की जगह क्या हो सकती है, पानी रोकने की जगह क्या हो सकती है। ईश्वर तो हमारी जरूरत के हिसाब से पानी देता ही है, प्रकृति हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती ही है। लेकिन हम अगर बहुत पानी देख करके बेपरवाह हो जाएं और जब पानी की मौसम समाप्त हो जाए तो बिना पानी परेशान रहे, ये कैसे चल सकता है। और ये कोई पानी मतलब सिर्फ किसानों का विषय नहीं है जी, ये गांव, गरीब, मजदूर, किसान, शहरी, ग्रामीण, अमीर, गरीब, हर किसी से जुड़ा हुआ विषय है। और इसलिए बारिश की मौसम आ रही है तो पानी ये हमारी प्राथमिकता रहे
और इस बार जब हम दिवाली मनाएं तो इस बात का आनंद भी लें कि हमने कितना पानी बचाया, कितना पानी रोका। आप देखिए हमारी खुशियां अनेक गुना बढ़ जाएगी। पानी में वो ताकत है, हम कितने ही थक करके आए हो, मुंह पर थोड़ा सा भी पानी छिड़कते हैं तो कितने फ्रेश हो जाते हैं। हम कितने ही थक गए हो, लेकिन विशाल सरोवर देखें या सागर का पानी देखें तो कैसी विराटता का अनुभव होता है। ये कैसा अनमोल खजाना है परमात्मा ने दिया हुआ। जरा मन से उसके साथ जुड़ जाएं, उसका संरक्षण करें, पानी का संवर्धन करें, जल संचय भी करें, जल सिंचन को भी आधुनिक बनाएं। इस बात को मैं आज बड़े आग्रह से कह रहा हूं। ये मौसम जाने नहीं देना है। आने वाले 4 महीने बूंद बूंद पानी के लिए जल बचाओ अभियान के रूप में परिवर्तित करना है। और ये सिर्फ सरकारों का नहीं, राजनेताओं का नहीं, ये जन सामान्य का काम है। मीडिया ने पिछले दिनों पानी की मुसीबत का विस्तार से वृत्तांत दिया। मैं आशा करता हूं कि मीडिया पानी बचाने की दिशा में लोगों का मार्गदर्शन करे, अभियान चलाए और पानी के संकट से हमेशा की मुक्ति के लिए मीडिया भी भागीदार बने। मैं उनको भी निमंत्रित करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें आधुनिक भारत बनाना है, हमें ट्रांसपेरेंट भारत बनाना है, हमें बहुत सी व्यवस्थाओं को भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक समान रूप से पहुंचानी है। तो हमारी पुरानी आदतों को भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। आज मैं एक ऐसे विषय पर स्पर्श करने चाहता हूं जिस पर अगर आप मेरी मदद करें तो हम उस दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। हम सबको मालूम है, हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था कि एक जमाना था जब सिक्के भी नहीं थे, नोटें भी नहीं थी, बार्टर सिस्टम हुआ करती थी कि आपको अगर सब्जी चाहिए तो बदले में इतने गेहूं दे दो, आपको नमक चाहिए तो बदले में इतनी सब्जी दे दो। बार्टर सिस्टम से ही कारोबार चलता था। धीरे धीरे करके मुद्रा आने लगी, कॉइन आने लगे, सिक्के आने लगे, नोटें आने लगी। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। पूरी दुनिया कैशलेस सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजिकल व्यवस्था के द्वारा हम रुपये पा भी सकते हैं, रुपये दे भी सकते हैं, चीज खरीद भी सकते हैं, बिल चुकता भी कर सकते हैं। और इससे जेब में से कभी बटुए की चोरी होने का तो सवाल ही नहीं उठेगा। हिसाब रखने की भी चिंता नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक हिसाब रहेगा। शुरुआत थोड़ी कठिन लगेगी, लेकिन एक बार आदत लगेगी तो ये व्यवस्था सरल हो जाएगी। और ये संभावना इसलिए है कि हमने इन दिनों जो प्रधानमंत्री जनधन योजना का अभियान चलाया, देश के करीब करीब सभी परिवारों के बैंक खाते खुल गए। दूसरी तरफ आधार नंबर भी मिल गया और मोबाइल तो करीब करीब हिंदुस्तान के हर हिंदुस्तानी के हाथ में पहुंच गया है। तो जनधन, आधार और मोबाइल, जेम, JAM, इसका तालमेल करते हुए हम इस कैशलेस सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जनधन अकाउंट के साथ रुपे कार्ड दिया गया है। आने वाले दिनों में ये कार्ड क्रेडिट और डेबिट दोनों की दृष्टि से काम आने वाला है। और आजकल तो एक बहुत छोटा सा इंस्ट्रूमेंट भी आ गया है जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल, POS। उसकी मदद से आप अपने आधार नंबर हो, रुपए कार्ड हो, आप किसी को भी पैसा चुकता करना है तो उससे दे सकते हैं। जेब में से रुपये निकालने की, गिनने की जरूरत ही नहीं है, साथ लेके घूमने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने जो कुछ इनिशिएटिव लिए हैं उसमें एक POS के द्वारा पेमेंट कैसे हो, पैसे कैसे लिए जाए। दूसरा काम हमने शुरू किया है बैंक ऑन मोबाइल, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस बैंकिंग ट्रांजैक्शन, UPI तरीके को बदल कर रख देगा। आपके मोबाइल फोन के द्वारा मनी ट्रांजैक्शन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और खुशी की बात है कि NPCI और बैंक इस प्लेटफॉर्म को मोबाइल ऐप के जरिए लॉन्च करने के लिए काम कर रहे हैं। और अगर ये हुआ तो शायद आपको रुपए कार्ड के भी साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश में करीब करीब 1.25 लाख
बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंस के रूप में नौजवानों को भर्ती किया गया है। एक प्रकार से बैंक आपके द्वार पर उस दिशा में काम किया है। पोस्ट ऑफिस को भी बैंकिंग सेवाओं के लिए सज्ज कर दिया गया है। इन व्यवस्थाओं का अगर हम उपयोग करना सीख लेंगे और आदत डालेंगे तो फिर हमें ये करेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नोटों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कारोबार अपने आप चलेगा और उसके कारण एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। दो नंबरी कारोबार बंद हो जाएंगे, काले धन का तो प्रभाव ही कम होता जाएगा। तो मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि हम शुरू तो करें। देखिए, एक बार शुरू करेंगे तो बहुत सरलता से हम आगे बढ़ेंगे। आज से 20 साल पहले किसने सोचा था कि इतने सारे मोबाइल अपने हाथ में होंगे। धीरे धीरे आदत हो गई, अब तो उसके बिना रह नहीं सकते। हो सकता है ये कैशलेस सोसाइटी भी वैसा ही रूप धारण कर ले, लेकिन कम समय में होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, जब भी ओलंपिक के खेल आते हैं और जब खेल शुरू हो जाते हैं तो फिर हम सर पटक के बैठते हैं। हम गोल्ड मेडल में कितने पीछे रह गए, सिल्वर मिला कि नहीं मिला, ब्रॉन्ज से चला है न चला है, ये रहता है। ये बात सही है कि खेलकूद में हमारे सामने चुनौतियां बहुत है, लेकिन देश में एक माहौल बनना चाहिए रियो ओलंपिक के लिए जाने वाले हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का, उनका हौसला बुलंद करने का। हर किसी ने अपने अपने तरीके से कोई गीत लिखे, कोई कार्टून बनाए, कोई शुभकामनाएं संदेश दें, कोई किसी गेम को प्रोत्साहित करे, लेकिन पूरे देश ने हमारे इन खिलाड़ियों के प्रति एक बड़ा ही सकारात्मक माहौल बनाना चाहिए। परिणाम जो आएगा आएगा, खेल है, खेल है। जीत भी होती है, हार भी होती है, मेडल आते भी हैं, नहीं भी आते हैं, लेकिन हौसला बुलंद होना चाहिए। और ये जब मैं बात करता हूं तब मैं हमारे खेल मंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल को भी एक काम के लिए मुझे मन को छू गया तो मैं आपको कहना चाहता हूं। हम सब लोग गत सप्ताह चुनाव के नतीजे क्या आएंगे, आसाम में क्या पत्र परिणाम आएंगे, उसी में लगे थे। और श्रीमान सर्बानंद जी तो स्वयं आसाम के चुनाव का नेतृत्व कर रहे थे, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, लेकिन वो भारत सरकार के मंत्री भी थे। और मुझे ये जब जानकारी मिली तो बड़ी खुशी हुई कि वो असम चुनाव के रिजल्ट के पहले किसी को बताए बिना पटियाला पहुंच गए, पंजाब। आप सबको मालूम होगा, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIS, जहां पर ओलंपिक में जाने वाले हमारे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग होती है, वो सब वहीं है। वे अचानक वहां पहुंच गए। खिलाड़ियों के लिए भी सरप्राइज था और खेल जगत के लिए भी सरप्राइज था कि कोई मंत्री इस प्रकार से इतनी चिंता करे। खिलाड़ियों की क्या व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था क्या है, आवश्यकता के अनुसार न्यूट्रिशन फूड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उनकी बॉडी के लिए जो आवश्यक ट्रेनर है वो ट्रेनर है कि नहीं है, ट्रेनिंग के सारे मशीन्स ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। सारी बातें उन्होंने बारीकी से देखी। एक एक खिलाड़ी के कमरे को जाकर के देखा, खिलाड़ियों से विस्तार से बातचीत की, मैनेजमेंट से बात की, ट्रेनर से बात की, खुद ने सब खिलाड़ियों के साथ खाना भी खाया। चुनाव नतीजे आने वाले हो,
है, सुनते रहिए, लेकिन अपने बात पर डटे रहिए और कुछ अधिक अच्छा करने का प्रयास भी करते रहिए। लेकिन जो मिला है उस पर संतोष नहीं करोगे तो फिर नई इमारत कभी नहीं बना पाओगे। सफलता की मजबूत नींव ही बड़ी सफलता का आधार बनती है। सफलता में से भी पैदा हुआ असंतोष सफलता की सीढ़ी नहीं बना पाता, वो असफलता की गारंटी बन जाता है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जितनी सफलता मिली है उस सफलता को गुनगुनाओ, उसी में से नई सफलता की संभावनाएं पैदा होगी। लेकिन ये बात मैं अड़ोस पड़ोस और माँ बाप और साथियों से ज्यादा कहना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों के साथ कृपा करके आपकी अपेक्षाएं उन पर मत थोपिए। और दोस्तों, क्या कभी कभी जिंदगी में असफल हुए तो क्या वो जिंदगी ठहर जाती है क्या? जो कभी एग्जाम में अक्षर मार्क नहीं ला सकता वो स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकल जाता है, संगीत में आगे निकल जाता है, कला कारीगरी में आगे निकल जाता है, व्यापार में आगे निकल जाता है। ईश्वर ने हर किसी को कोई न कोई तो अद्भुत विधा दी ही होती है। बस आपके अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए, उस पर बल दीजिए, आप आगे निकल जाएंगे। और ये जीवन में हर जगह पे होता है। आपने संतूर नाम के वाद्य को सुना होगा। एक जमाना था संतूर वाद्य कश्मीर की घाटी में फोक म्यूजिक के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन ये पंडित शिव कुमार थे जिन्होंने उसको हाथ लगाया और आज दुनिया का एक महत्वपूर्ण वाद्य बना दिया। शहनाई, शहनाई हमारी संगीत के पूरे क्षेत्र में सीमित जगह पे था। ज्यादातर राजा महाराजाओं के जो दरबार हुआ करते थे उसके गेट पर ही उसका स्थान रहता था। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने जब शहनाई को हाथ लगाया तो आज विश्व का उत्तम सा वाद्य बन गया, उसकी एक पहचान बन गई। और इसलिए आपके पास क्या है, कैसा है कि चिंता छोड़िए, उस पर आप जुड़ जाइए, परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी मैं देखता हूं कि हमारे गरीब परिवारों को भी आरोग्य को लेकर के जो खर्च होता है वो जिंदगी की पटरी को असंतुलित कर देता है। और ये सही है कि बीमार न होने का खर्चा बहुत कम होता है, लेकिन बीमार होने के बाद स्वस्थ होने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है। हम ऐसी जिंदगी क्यों न जिए ताकि बीमारी आए ही नहीं, परिवार पर आर्थिक बोझ हो ही नहीं। एक तो स्वच्छता बीमारी से बचाने का सबसे बड़ा आधार है। गरीब की सबसे बड़ी सेवा अगर कोई कर सकता है तो स्वच्छता कर सकती है। और दूसरा जिसके लिए मैं लगातार आग्रह करता हूं वो है योग। कुछ लोग उसको योगा भी कहते हैं। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। पूरे विश्व में योग के प्रति एक आकर्षण भी है, श्रद्धा भी है और विश्व ने इसको स्वीकार किया है। हमारे पूर्वजों ने हमें दी हुई एक अनमोल भेंट है जो हमने विश्व को दी है। तनाव से ग्रस्त विश्व को संतुलित जीवन जीने की ताकत योग देता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। योग से जुड़े हुए व्यक्ति के जीवन में स्वस्थ रहना, संतुलित रहना, मजबूत इच्छा शक्ति के धनी होना, अप्रतिम आत्मविश्वास से भरा जीवन होना, हर काम में एकाग्रता का होना, ये सहज उपलब्धियां होती हैं। 21 जून योग दिवस ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, इसका व्याप बढ़े, हर व्यक्ति के जीवन में उसका स्थान बने। हर व्यक्ति अपने दिनचर्या में 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट योग के लिए खपाएं। और इसके लिए 21 जून योग दिवस हमें प्रेरणा देता है। और कभी कभी सामूहिक वातावरण व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने का कारण बनता है। मैं आशा करता हूं कि 21 जून आप जहां भी रहते हो, आप इनिशिएटिव लिए, अभी 1 महीना है, आप भारत सरकार की वेबसाइट पर जाओगे तो योग का जो इस बार का सिलेबस है, कौन कौन से आसन करने हैं, किस प्रकार से करने हैं, उसका पूरा वर्णन है उसमें। उसको देखिए, आपके गांव में करवाइए, आपके मोहल्ले में करवाइए, आपके शहर में करवाइए, आपके स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में, इवन ऑफिसेज में भी। अभी से 1 महीना शुरू कर दीजिए, देखिए आप 21 जून को भागीदार बन जाएंगे। मैंने कई बार पढ़ा है कि कई ऑफिसेज में रेगुलरली सुबह मिलते ही
योग और प्राणायाम सामूहिक होता है तो पूरे ऑफिस का एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाती है, पूरे ऑफिस का कल्चर बदल जाता है, एनवायरनमेंट बदल जाता है। क्या 21 जून का उपयोग हम अपने जीवन में योग लाने के लिए कर सकते हैं? अपने समाज जीवन में योग लाने के लिए कर सकते हैं? अपने आसपास के परिसर में योग लाने के लिए कर सकते हैं? मैं इस बार चंडीगढ़ के कार्यक्रम में शरीक होने के लिए जाने वाला हूँ 21 जून को। चंडीगढ़ के लोगों के साथ मैं योग करने वाला हूँ। आप भी उस दिन अवश्य जुड़े। पूरा विश्व योग करने वाला है। आप कहीं पीछे न रह जाएं, ये मेरा आग्रह है। आपका स्वस्थ रहना भारत को स्वस्थ बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के द्वारा आपसे मैं लगातार जुड़ता हूँ। मैंने बहुत पहले आपको एक मोबाइल नंबर दिया था, उस पर मिस कॉल करके आप मन की बात सुन सकते थे, लेकिन अब उसको बहुत आसान कर दिया है। अब मन की बात सुनने के लिए आप सिर्फ 4 ही अंक उसके द्वारा मिस कॉल करके मन की बात सुन सकते हैं। वो 4 आंकड़ों का नंबर है 1922 1922 1922। इस नंबर पे मिस कॉल करने से आपको जब चाहे, जहां चाहे, जिस भाषा में चाहे मन की बात सुन सकते हैं। प्यारे देशवासियों, आप सबको फिर से नमस्कार। मेरी पानी की बात मत भूलना, याद रहेगी ना? ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते।